नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में और बजट 2019। और अब हम चर्चा करेंगे कि असल में किस तरीके की दिशा दिख रही है। अलग अलग सेक्टर्स की हमने बात की और अब बात करेंगे कि ओवरऑल एलोकेशन किस तरीके से बढ़ा है कुछ जगहों पर और कैसे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, और जहां पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है उसका मायने क्या है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। यतीश रजावत हैं, एडिटर इन चीफ, आप डीएनए में थे, आपका स्वागत है यतीश। और हमारे साथ के बद्रीनाथ हैं, एडिटर इन चीफ फाइनेंशियल क्रॉनिकल से, आपका भी स्वागत है। यतीश, जिस तरीके से मैं आंकड़े देख रहा था कि जो फिलहाल अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें सरकार के इस बजट में, ख़ास तौर पर सीएसएस यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, उसका भी दायरा एलोकेशन जो है 3.27 लाख करोड़ FY20 में जो था वो रिवाइज्ड अगर मैं कहूँ FY19 में 3.04 था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में एलोकेशन का बढ़ना क्या मायने हैं, इसके क्या संकेत हैं और क्या संदेश है? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें बजट का डायरेक्शन देखें तो तीन पहलू आते हैं निकल के। पहला है कि कुछ नई वेलफेयर स्कीम्स चालू की गई हैं जिनके डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। डुअल ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से हैं, एक है राहत देना और दूसरा है कंजप्शन इकोनॉमी को चालू करना। जैसे आप किसानों को देख लीजिए, जो किसानों को जो 75,000 करोड़ दिया जाएगा उसकी राहत सिर्फ किसानों को नहीं मिलेगी, वो एक तरह से डिस्पोजेबल इनकम खड़ी होती है रूरल एरिया में, क्योंकि जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप खर्च करेंगे तो कंजम्पशन की जो साइकिल रूरल एरिया में थम गई थी फार्म डिस्ट्रेस की वजह से, वो चालू होगी। उसी तरीके से आप देखिए जो इनकम टैक्स का जो बेनिफिट दिया गया है, 5 लाख से कम की आय वालों को करीब 18,000 करोड़ की जो बचत होगी इनकम टैक्स से, वो फाइनली कहाँ जाएगी? कंजम्पशन में जाएगी। कंजम्पशन से फिर वो ड्राइव करेगी इकोनॉमी को ड्राइव करेगी तो फिर ग्रोथ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स बढ़ेंगे। तो तीसरा पहलू देखिए जो इन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए किया। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए इन्होंने पेंशन स्कीम का इजाद किया, लेकिन पेंशन स्कीम अपने आप में सिंगल ऑब्जेक्टिव स्कीम नहीं है। मतलब उसका पर्पस यही नहीं है कि 60 साल की उम्र के बाद इन लेबर्स को या इस तबके को पेंशन मिले। उसका ये भी पर्पस है कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लेबर है उसको पेंशन के जरिए ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल में आप लेके आइए। जब आप ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल में उसको लेके आते हैं तो आपको पता चलता है कि उस सेक्टर में हो क्या रहा है, कि कौन कितना कमा रहा है, कहाँ पे कमा रहा है, किसको क्या ज़रूरत है। तो फिर आप उसको फिर डायरेक्टेड बेनिफिट दे सकते हैं। एक फंडामेंटल चेंज जो इस बजट में और पहले के जितने बजट हैं उसको देख लीजिए, उसमें यह है कि अब यही बिलीफ नहीं रहा कि स्कीम तैयार करके आप प्लान बनाएंगे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जो सोच है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ उसमें लेयर्स क्रिएट करने की जगह बेहतर ये होगा कि आप डायरेक्टली बेनिफिट उनके अकाउंट में दे दीजिए। तो आज आपने किसान के लिए दिया है, मान लीजिए 12 करोड़ किसान को उससे फायदा हो रहा है। कल आप वही काम अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए कर सकते हैं, कल आप वही चीज़ अर्बन पुअर के लिए कर सकते हैं, कल आप वही चीज़ किसी और सेक्टर में, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोई डिस्ट्रेस में जा रहा है या वहाँ पे रिट्रेंचमेंट हो रही है। तो बेसिकली जो शिफ्ट है वो फंडामेंटली 90 डिग्री शिफ्ट हो गया है। मतलब फ्रॉम वेलफेयर इकोनॉमिक की राह पे अब हम चल पड़े हैं। और ये मेरे ख्याल से ये चीज़ रियलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब हम उन देशों में आ गए हैं जिसमें तादाद और संख्या को रखते हुए हमें अपनी इकोनॉमिक्स को डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, हमें डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार आपने वेलफेयर इकोनॉमिक्स का खाता खोल दिया, किसी सरकार ने भी खोला, जैसे आपको याद है जब मनरेगा का खाता खुला था तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन एक बार खाता खुल जाता है तो उसको बंद करना या उसको कम करना
मतलब इट इज़ ए इरिवर्सिबल स्टेप है, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। तो आगे की सरकारें, और इसका सिर्फ सरकारों पे नहीं है, इसका जब बाहर की रेटिंग एजेंसीज या बाहर की संस्थाएं या वर्ल्ड बैंक या IMF, ये सब जो अब हमारे देश को देखेंगे, अब इनको अब हमारी इकोनॉमी को एज ए वेलफेयर इकोनॉमिक देखना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक फंडामेंटल शिफ्ट है, और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, मैं कारणों पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बहन साहब जो बात कही यतीश ने बहुत अहम है और मैं इसी पे आना चाह रहा था। लेकिन जिस तरीके से ये शिफ्ट है और कहा जा रहा है कि एक मेजर शिफ्ट है इंडियन इकोनॉमी में और सरकारों की सोच और उनके रास्ते में, यानी कि वेलफेयर स्टेट जिसकी हम बात कहते और सोचते थे, उसकी तरफ अब सरकार बढ़ती हुई दिख रही है। क्या ये वाकई सच है? और इसके रास्ते जो हैं, जिस रास्ते पर आज हमने शुरुआत की है या देखा है स्कीम्स के जरिए, वो कितना मुश्किल या कितना आसान आगे के लिए? इसमें दो पहलू है। एक है कि भाई इससे ये सच है कि ओपन इकोनॉमी में, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में स्टिल हैविंग ए वेलफेयर बेंट ऑफ माइंड, जो मनस्थिति जो वेलफेयर माइंड की जो हो सकता है वो बहुत मुश्किल है इसको इवन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। बट व्हेन यू कम टू द गवर्नमेंट्स टुडेज बजट, it's definitely signifies a big shift. If you have seen the last 4-5 budgets and today the budget that you have seen today, it definitely marks a huge shift for a simple reason that till yesterday you have not talked about so loudly or so effectively about the welfare issues of different constituents of the society. But today you are talking about such a thing in a very big way, number one. Second part ये है कि भाई आप पहले आप वो पूछ रहे थे कि सेंट्रल स्कीम्स का क्या सेंट्रल स्पॉन्सर जो स्कीम है क्या है, 3 लाख प्लस करोड़। अब 3 लाख प्लस करोड़ किस लिए जा रहा है आज? 3 lakh plus crores, most of them either central schemes or centrally sponsored scheme, which are जो states implement करते हैं। उसका मान्यता ये है कि भाई अब मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो है वेलफेयर स्कीम्स है, और अब इसमें आप मान लीजिए कि आप बढ़ोतरी करेंगे अलोकेशन फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो दैट मीन्स दैट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए आप थोड़ा सा पुश दे रहा है। डायरेक्टली सरकार, केंद्र सरकार जो है इम्प्लीमेंटेशन से बाहर निकल रहा है, इसलिए बहुत सारा स्कीम्स जो है ना स्टेट्स को ट्रांसफ़र किया है। कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जो सिग्नेचर स्कीम्स माना जाता है सरकार का, केंद्र सरकार का, वो सिर्फ अपना सेंटर में है, लेकिन उसका भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेट्स करता है। सो इसमें जब करते हैं दो तरीका है इसमें भी, या आप पूरा फंडिंग कर लीजिए यहाँ से, या आधा आधा कर लीजिए, 50-50 कर लीजिए, या देयर इज ए तीसरी तरीका भी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा करते हैं लोग कि भाई कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, कोऑपरेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ कर सकते हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या आप NGOs को यूज़ करते हैं, विच यू कॉल देम एज प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ फाइनेंसिंग कंपनीज। सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट में यू हैव huge number of such not profitable organizations which can implement different schemes sponsored by the central government. But coming back to your earlier question of saying that, okay, are we heading for a big shift towards the welfare state? Welfare state and open economy need not be at contradiction. Unless there is welfare, you are going to spread prosperity. Open economy doesn't mean anything. A liberalized economy doesn't mean that there should not be welfare to the people. If the people are not prosperous, how does the liberalized economy work? क्योंकि इससे पहले तो यही कहा जाता रहा कि अगर आप ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं और कदम बढ़ा दिए हैं हमने यतीश, तो वहाँ पर फिर वेलफेयर नहीं हो सकता है। आप देखिए, कुछ धारणाएं थी जो मतलब एक फ्रेमवर्क से आती हैं,
वो धारणाएं एक वेस्टर्न फ्रेमवर्क से आती हैं। जैसे ये भी माना जाता था कि आप डेमोक्रेसी के बिना कैपिटलिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन चीन ने पिछले 20 साल में दिखा दिया कि आप नॉन डेमोक्रेटिक होते हुए भी आप कैपिटलिस्ट का एक्सट्रीम हो सकते हैं। आप प्रोटेक्शनिस्ट के एनवायरनमेंट में आप क्योंकि एक्सपोर्टर हैं, 20 साल पहले का चीन देखिए जो WTO ज्वाइन नहीं करना चाहता था, और अब देखिए जो इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना चाहता है। तो ये जो फ्रेमवर्क्स थे कि आइदर और के, कि ये हो सकता है और इसके साथ ये नहीं चल सकता। आज का माहौल ये है कि देश इतना व्यापक, बड़ा, पॉपुलेटेड कंट्री है, उसकी रिक्वायरमेंट्स और डिमांड डेमोग्राफी को देखते हुए, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए, डेमोग्राफी डिविडेंड को मद्देनजर रखते हुए, इंडस्ट्री के वाइड स्प्रेड चेंज को देखिए। इंडस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। लोगों ने अभी, हमारे सरकार ने तो शायद इसको समझ के ये कदम उठाया होगा, बट फंडामेंटल चेंज है इंडस्ट्रियल 4.0 में। यानी कि जहाँ पे 500 लोग एम्प्लॉय हुआ करते थे, अब वहाँ पे 1/10 एम्प्लॉय हो रहे हैं, यानी कि 500 की जगह 50 लोग। पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो रहा है। सीमेंट प्लांट में आप जाइए तो सिर्फ आखिरी लेवल पे जब सीमेंट का बैग ट्रक में जाता है, उससे पहले आपको कुछ आदमी नहीं दिखेगा, सारा आदमी लोडिंग और अनलोडिंग पे है। तो बीच में सब खत्म हो गए। उसी तरीके से आप किसी भी ऑटो प्लांट में जाइए, वही स्थिति है, पूरा ऑटोमेट हो गया है, रॉबोट्स आ गए हैं। आप किसी मोबाइल फैक्ट्री में जाइए, पूरी असेंबली है। तो ये फंडामेंटल शिफ्ट है एम्प्लॉयमेंट की। जब ये फंडामेंटल शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट की होती है, और उस टाइम पे होती है कि आपकी यूथ की, आपकी नई पीढ़ी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रही है, और अगले 10-15 साल वो नौकरी ढूंढेगी, और वो उसके पास ग्रेजुएशन होगी लेकिन उसके पास नौकरी नहीं होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको उसको सपोर्ट देना ही पड़ेगा। इसीलिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं इस्तेमाल किया गया, शब्द इस्तेमाल किया गया है क्या, इनकम सपोर्ट दिया जाए। इनकम सपोर्ट का मतलब ही ये है कि आपकी इनकम शायद है लेकिन वो इतनी नहीं है कि आप घर बार चला पाए, इसलिए उसकी भरपाई के लिए, भरपाई है शब्द ये, मतलब भरपाई हो रही है। 2000 रुपए से कोई किसान अमीर नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी भरपाई हो रही है, और भरपाई वही सरकार करती है या वही सरकार करना चाहती है जिसका माइंडसेट वेलफेयर में होता है। इसीलिए गर्ग साहब को मैं सुन रहा था, आपसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ा अहम चीज बोली, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। वो कह रहे हैं कि हम आपको रिबेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे थे। तो ये फंडामेंटली, इससे पहले क्या होता था कि आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं इसलिए हम आपके पीछे भागेंगे, आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं इसलिए हम आपको पकड़ेंगे, आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं हम आपको दबोच के जेल में डाल देंगे। लेकिन अब ये चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया ना। अब ये शिफ्ट किसका है? एक डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट का, जो सरकार का सबसे अहम पहलू होता है और उसी से सब लोग डरते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन वो ये कह रहा है कि आप अच्छे टैक्स पेयर थे इसलिए मैं आपको रिबेट दे रहा हूं। जिस तरीके से स्कीम्स की बात हुई है और जो पैराडाइम शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, वैसे सवाल उठता है बद्रीनाथ साहब की स्टेट लेवल पर, क्योंकि जिस तरीके का हमारे देश की बनावट और जो ढांचा है संवैधानिक, और जो सब्जेक्ट स्टेट और सेंटर के बीच में बंटवारा है, क्या आपको लगता है कि अब वेलफेयर जब स्टेट बनने की बात आ रही है तो यहाँ पर भी एक कंपटीशन दिखेगा स्टेट और सेंटर के बीच में? और लेकिन चुनौती जो है वो फंड को लेकर हो सकती है। ये चुनौती कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, या फिर इसे किस तरीके से पूरा करते दिखेंगे स्टेट और सेंटर? वेलफेयर स्टेट में, इफ यू थिंक ऑफ अ वेलफेयर स्टेट which you are using budget as an instrument of change, तो if you see that, and आपके पास आज की बजट आप देखेंगे लगभग 27 लाख करोड़ है। उसमें लगभग आपके मान लीजिए कि उसमें लगभग 60% जो है टैक्स रेवेन्यू है। तो टैक्स रेवेन्यू में सीधा से सीधा 44% जो है, 44% स्टेट्स को जा रहा है, बिकॉज 10th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद। और जो टैक्सेस में जितना भी प्रोसीड्स है उसमें 44% सीधा स्टेट्स में आप दे रहे हैं। और इम्प्लीमेंटेशन जो है, एक तो फेडरल स्ट्रक्चर है,
इसकी वजह से क्या होता है, सेंटर इज द होल्डिंग कंपनी जैसे काम करता है, स्टेट्स जो है अपना सब्सिडीज जैसे काम करता है, और दे हैव फ्रीडम ऑल्सो, फ्रीडम भी है उनके पास, और दे कैन इनोवेट ऑल्सो, इनोवेट भी करो, अपना स्कीम्स भी बनाओ, आप भी रिसोर्सेस रेज कर सकते हैं। बहुत सारा अभी तक म्यूनसिपालिटीज में बॉन्ड इश्यूज लेके आ रहे हैं, बॉन्ड इश्यूज के द्वारा मार्केट में म्यूनसिपैलिटी अपना पैसे उठा के अपना वेलफेयर स्कीम्स और डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना के उससे रिपे कर रहा है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से दैट पैसे का मार्केट में भी है, सरकार के पास भी है, कमी नहीं है कहीं, पैसे की कमी नहीं है। उसको कैसे आप यूज़ करेंगे और हाउ इफेक्टिवली यूज़ करेंगे, हाउ जुडिशियसली आप यूज़ करेंगे, ये बहुत बड़ी सवाल है। इसमें चुनौती 2-3 तरह की है। एक तो मुझे लगता है कि मान लीजिए कि आपको डायरेक्टली कुछ पैसे ऐसे हैं कि कुछ फंड्स और कुछ प्रोजेक्ट सीधा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अकाउंट में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अकाउंट जाने के बाद वो पैसे यूज़ हुआ नहीं हुआ, बेनिफिट क्या है नहीं क्या, दिस इज नॉट नोन। सो देर इज अ बिग गैप आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद पैसे का यूटिलाइजेशन क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। इवन द स्टेट चीफ मिनिस्टर मे नॉट हैव द फुल अकाउंट ऑफ अपना एक डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। सो इस इश्यू को करेक्ट करना पड़ेगा। जब उसको साइकिल को पूरा करेंगे जब तक, ओनली देन वी विल अंडरस्टैंड वेदर आप जो इतना बड़ा रकम जो दे रहे हैं स्टेट में, स्टेट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स को, वो एक्चुअली बेनिफिशियरीज तक जा रहे हैं या नहीं जा रहा है। एक जो डीबीटी स्कीम के बारे में यतीश बोल रहे थे, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, ये पूरा सिस्टम बिकॉज देयर इज पिल्फरेज है, इसकी वजह से क्या किया, डीबीटी को हम लोग सोच रहे थे कि ये ऑप्शन है, ये ऑल्टरनेटिव है। सीधा जो बेनिफिट जो देना चाहते हैं, आप फार्मर को 6,000 रुपीज़ देना चाहते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में देने का ऐलान किया वित्त मंत्री महोदय। सीधा क्या है, बिफोर मार्च एंड 1 इंस्टॉलमेंट इमीडिएटली चले जाएगा, दूसरा दो इंस्टॉलमेंट जो है अगले 2 क्वार्टर्स में चले जाएगा। और इसके बीच में ये नहीं है कि भाई स्टेट के पास गया, स्टेट कुछ कहीं और डाइवर्ट किया और देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के पास गया, कभी कभार न किसी का कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट नहीं हुआ, उसको दे दिया मैंने। सो ये सब नहीं है। जिस मकसद के लिए शुरू किया गया है और मैं कहूँ जिस लाभार्थी मकसद के लिए आपने शुरू किया है वहां तक पहुंचेगा। हाँ, टारगेटेड बेनिफिट्स जो है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ये है कि भाई सीधा वहां चले जाएगा। लेकिन इसमें भी एक खतरा है। खतरा ये है कि भाई आपके पास पैसे गए, विलेज में जो फार्मर है ही इज हेल्पलेस फिजिकली। जो फिजिकली हेल्पलेस फार्मर को पकड़ के पैसे खींचना आसानी से हो सकता है। सो जब तक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है और इसको इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे, तभी पूरा अपना जो बेनिफिट, जो वेलफेयर स्टेट की बात हम लोग कह रहे हैं थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बजट, वो पूरा नहीं हो पाएगा। यतीश, 2 पॉइंट बहुत अहम निकलते हैं। एक तो ये कि जब हम इस तरह की स्कीम्स की बात आज से 5 या 10 साल पहले सोचते थे तो कहते थे कि ये एक फॉर्मूला था कि 1 रुपये में से 15 पैसे ही पहुंचते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा ये डाउटफुल था, पैसे ज़्यादा चाहिए होते थे। लेकिन जो डीबीटी का ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है, क्या उसी का नतीजा है कि लिंकेज, जो लीकेज था वो कम हुआ और डायरेक्ट लिंकेज की जब हम बात कर रहे थे वो अब ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिख रहा है कम पैसे में, और इसीलिए फंड की कमी अब कोई रोड़ा नहीं है, फंड की कमी हम नहीं कह सकते या कोई सरकार नहीं कहती कि है? नहीं, फंड की कमी अपनी जगह पे है। मतलब फंड ऐसा नहीं कि सरकार के पास अनलिमिटेड फंड है। सरकार अगर बोरो भी करती है तो उसका भी एक खर्च होता है, जो इंटरेस्ट बर्डन आखिरकार टैक्स पेयर को बेयर करना पड़ता है। तो अनलिमिटेड फंड्स कहीं पे नहीं है। किसी भी मार्केट में जाएंगे, पैसा मुफ्त में कहीं नहीं मिलता। पैसा उधार लेंगे, उधार क्या कर्ज उतारना पड़ेगा, वो लगातार आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। लेकिन जो फंडामेंटल शिफ्ट जो देख रहे हैं आप, वो ये 2 हैं उसमें। एक है जो आधार, जनधन और मोबाइल, इन तीनों का जो लिंकेज है। देखिए, मोबाइल का GIS
टैग है, उसका जियो टैग है, आप उससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आदमी यहीं पे है। मान लीजिए अगर हम अर्बन पुअर को या फार्मर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस आदमी का अकाउंट इस डिस्ट्रिक्ट में है और ये इसका आधार नंबर है और ये इसकी मोबाइल है, तो ये यहीं पे रहता है। इसका ये नहीं है कि इसकी ज़मीन यहाँ पे है और ये कहीं और बेनिफिट ले रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं और नौकरी कर रहा है और ज़मीन उसकी कहीं और है। तो ये तीनों चीज़ें अब पॉसिबल हुई हैं 4 साल 5 साल की मेहनत के बाद। अब इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? इसका इस्तेमाल पहली चीज़ तो ये जो किसानों को जाएगा, 12 करोड़ किसानों को जाएगा, ये उसी रूट से वापस जाएगा क्योंकि आपके आइडेंटिफाइड है आधार कार्ड, आपके जनधन से लिंक्ड था आधार कार्ड, आपको कहा था आपके मोबाइल को KYC के लिए यूज़ करिए, ये प्रोसेस बन गया। अब इसी प्रोसेस को वापस एक और चीज़ से लिंक करना पड़ेगा, वो है लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए अभी वो सेल्फ सर्टिफिकेशन मांगेंगे, ठीक है, कि आपकी 5 एकड़ ज़मीन है तो आप एक सेल्फ सर्टिफिकेट दीजिए पटवारी से या उससे कि मेरी ज़मीन इतनी है, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है मेरी। तो वो पटवारी उसको होपफुली विदाउट चार्जिंग एनी मनी टू द पुअर फार्मर दे देगा। लेकिन आइडेंटिफिकेशन, डिपॉजिट ऑफ मनी, सिस्टम रेडी है। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अगर आप खोल के देखिए तो उसमें भी इन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया है। 19,000 से कोई मतलब 6-7 हज़ार करोड़ उसमें डायरेक्टली बढ़ा दिया है। और जो दूसरी सब्सिडी थी जैसे फर्टिलाइजर की और इस पे, उसको सेम लेवल पे रखा गया है क्योंकि नाउ फोकस है गिव इट डायरेक्टली। स्टेट्स, आपको दूसरा प्रश्न जो था, स्टेट्स विल बी फोर्स्ड टू फॉलो दिस मॉडल नाउ, क्योंकि अब स्टेट्स ये नहीं कह सकती कि हम आपके लिए चीफ मिनिस्टर फलाना योजना लेके आ रहे हैं और 5 साल में हम आपको इतना ये कर देंगे और ये कर देंगे। अब किसान को भी पता है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को भी पता है कि पैसा सीधा मेरे अकाउंट पे आ सकता है अगर सरकार चाहे तो, देना चाहे तो। अब जैसे तेलंगाना में हुआ, केसीआर ने जो किया कि सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया उन्होंने, ये अब हर स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अब उनकी स्कीम्स मैच करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को, कंपटीशन एक बढ़ेगा इसमें और फायदा अल्टीमेट मैं कहूँ कि आम आदमी को होगा जो कि इंतजार कर रहा था कि राज्य या जो सरकारें हैं वो कब उनकी तरफ ध्यान देते हुए जो सोशल स्टेट की तरफ बढ़ने की बात हो रही थी, सामाजिक सुरक्षा देने की बात हो रही थी, वो उन्हें कैसे मिलती। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जाते जाते आपको दिखाते हैं कि आज बजट पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किस तरीके की है। रामविलास पासवान जी हैं केंद्रीय मंत्री, कैसा रहा बजट? इससे इस बजट का कोई तुलना ही नहीं है, ये तो दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुआ है इस बजट में? तो में जो लोग कहते थे कि क्या होगा मिडिल क्लास के लिए, क्या होगा किसान के लिए, क्या होगा, तो ये तो फार्मर ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन जो मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स देते हैं उनमें जो छूट दी गई है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो रिटायर करने वाले हैं, तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिस समाज के सेक्शन के लिए जो है इसने अभूतपूर्व क्या कहते हैं काम नहीं किया है इस बजट में। समाज के कमजोर वर्गों के लिए क्या है इस बजट में? समाज के कमजोर वर्गों के लिए आपने देखा 35% जो है जो SC हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि मोर देन 20% क्या कहते हैं कि जो है 35% जो SC और 27% जो है बजट जो ST हैं ट्राइबल के लिए, उनके लिए बढ़ाया गया है। Many say that this is for the first time that the entertainment industry had its fair share of pie. Like I said, every segment has been supported, and the entertainment industry is one of them, of course. But remember, it is just not entertainment. This industry is employing lakhs of people. Everywhere where there's a film shot, the economy of that place goes up. You must remember. So there's direct benefit and then there's indirect benefit of filming. So it's just not entertainment. And your vision of 2030? No, right now, our collective vision is the vision of our Prime Minister that we will be one of the leading economies of the world. And what does a leading economy of the world mean? It means that every family will be assured of basic amenities in life.
that every young person will be assured of an opportunity to grow ahead, that every young person will have resources which belong to this nation, which will belong to the young people and to the next generation. They'll not be siphoned off by middlemen or by a few people that are in collusion with the leadership. So this is for the first time a very different kind of governance has been reflected in the last 5 years. Sir, how do you read today's budget, interim budget presented by Finance Minister Piyush Goyal? The 1920s budget is also very important budget, very nice budget, very best budget for the middle class people, for the scheduled caste people, scheduled tribe peoples, for the OBC people, for the farmers, and this budget is also very nice budget. And this is also the challenge of the Rahul Gandhi and opposition, because this budget will be win Narendra Modi in the 2019. And all the taxes are less and the budget is also increased. Therefore, this budget is also very best budget, and people will be choose the Narendra Modi as a Prime Minister in 2019. So budget allocation has also been enhanced for the SCs and STs. I mean, many taxes are come down, and this budget is also supporting the middle class people's income tax is also lowered down, and therefore those people who purchase the house, this budget is also supporting them. And for the farmers also, this budget is also supporting, and scheduled caste budget is also, scheduled caste ST budget is also increased, and therefore this budget is a very nice budget, and my party, Republican Party of India, supported this budget.